नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारी रिपोर्टर निधि श्री मणिपुर पहुंच गई हैं। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं सबसे पहले मणिपुर की खबर पर ही आऊंगा। सिग्नेचर स्टोरी में आज मणिपुर के मुजरिमों की बात करेंगे। देश की बेटियों के साथ जघन्य अपराध हुआ, जो महीने से पुलिस को देखती रही और उम्मीद करती रही एक्शन होगा, लेकिन पुलिस सोती रही। क्यों? आज पुलिस और सरकार से जवाब मांगेंगे। 10 महीने में 8 चीतों की मौत। कौन है नामीबिया से आए खास चीतों की जान का दुश्मन? पीएम के प्रोजेक्ट को किसकी लगी नजर? इसकी पूरी पड़ताल हम करके आए हैं। उत्तर रेलवे को नोटिस देने वाले जज साहब की स्टोरी हमने आपको दिखाई थी। आपको याद भी होगा, 2 दिन पहले ट्रेन लेट थी। जज साहब ने किसी से कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है और मुझे चाय पानी क्यों नहीं देते। जज साहब ने जो एक्शन लिया उस पर अब सुप्रीम कोर्ट से उनके बॉस का रिएक्शन आया है। मैं जानता हूं टमाटर के दाम आपको जोरदार झटका दे रहे हैं। आजकल दिक्कत हुई है सभी को, लेकिन इसी टमाटर ने एक किसान की जिंदगी लिफ्ट करा दी, उसे करोड़पति बना दिया। यह खबर आपको दिखाएंगे बी पॉजिटिव में। महिलाओं का अपमान हुआ, सरेराह हुआ, सबके सामने हुआ। पुलिस चुप है और सरकार भी खामोश। 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं, सब झक मार रहे। पुलिस की बेबसी सिस्टम की बेशर्मी बन गई। आज मन नहीं कर रहा है मेरा बोलने को। मणिपुर की घटना से आज मैं सारा दिन ये एफआईआर पढ़ रहा था, सब कुछ देख रहा था, मेरा मन दुखी है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपके हित की लड़ाई लड़नी है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं? क्योंकि हैवानियत के चश्मदीद पुलिस वालों को आज मुझे सच का आईना दिखाना है। दिखा के रहेंगे। अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मारेंगे। जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। 2 लाइनों में मणिपुर के महापाप की गवाही है। ये उन महिलाओं के शब्द हैं मणिपुर में जिनका चीरहरण हुआ। 1000 लोगों की भीड़, 3 महिलाएं पुलिस प्रोटेक्शन में। भीड़ ने गाड़ी को घेरा, पुलिस वालों के सामने उन्हें बाहर निकाला। फिर जो हुआ उसने पूरे समाज को, देश को कलंकित कर दिया। लोगों में बहुत नाराजगी है, गुस्सा है पूरे सरकारी अमले पर, क्योंकि मणिपुर की पुलिस तमाशबीन बनी रही, चुपचाप खड़े खड़े बर्बादी देख रही थी। इसलिए सवाल बहुत है। क्या पुलिस ने जानबूझकर हिंसा होने दी? हथियारबंद पुलिस वालों ने भीड़ के सामने क्यों घुटने टेक दिए? क्या महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी रोकी जा सकती थी? देश की बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कैसे हो गया? 60 दिन बेटियों को जलील करने वाले क्यों बचे रहे? क्यों पुलिस का गुर्दा जवाब दे गया? ज़मीर नहीं जागा। कैसे उनकी आंखें इस पाप की चश्मदीद बनी रही? क्यों उनको अपनी बहू बेटियों की आबरू याद नहीं आई? सवाल ढेरों हैं और जवाब बस कहने को। पब्लिक इंटरेस्ट में वो सब कुछ खोजना है आज, जो तथ्य है और सत्य भी। एक बात और दुखी करती है। जिस महिला का अपमान हुआ है ना, उसके पति कारगिल वॉर वेटरन है। ये दिल को और झटका देती है। देश के लिए जान की बाजी लगा चुका है। मैं निशब्द हूं, पर राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कहते हैं 4 लोगों को पकड़ लिया है। सीएम साहब, कानून ने काम किया है, किसी पर एहसान नहीं किया है। लेकिन सवाल आपसे एक मुझे पूछना है कि 60 दिन तक आपके राज्य में ये कानून चुप क्यों बैठा रहा? कलेजा कैसा नहीं फटा? हमारा तो आज एफआईआर पढ़कर कलेजा फट गया। जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था, एक उसका घर भी बस्ती का
मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। 4 तो पकड़ लिया और जो जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम अपने एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा के मिल रहा है कि सबको शांति रखने के लिए शांति से काम करना है। बिल्कुल सजा दीजिए, हम भी चाहते हैं सजा मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी, जिनको राज्य के शासन की कमान दी गई है, वो भी बोले लेकिन गुजारे लायक। मुंह से कुछ शब्द निकले उनके 20-25 सेकंड के लिए, मगर आज देश दुनिया में किसी को इन शब्दों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब आप चुप ही रहें तो मुझे लगता है अच्छा है। वायरल वीडियो होने के बाद आप लोगों को अभी बताता हूँ, टेल यू प्लीज वेट। क्या उम्मीद है, ये बता दीजिए क्या उम्मीद क्या नहीं, कार्यवाही हो रही है पूरी तरीके से। 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। आपको नहीं लगता देरी हो गई सर कार्रवाई कर? देर तो बहुत हो गई, कार्रवाई में देर, एक्शन में देरी, एफआईआर में देरी। सवाल सीधा है, इस ढीले सिस्टम की देश को क्या जरूरत? वीडियो है, सबूत है, पुलिस दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? उन पुलिस वालों का क्या हुआ जो चीरहरण देखते रहे? ये सब अपमान अपनी आंखों के सामने, उसके गवाह बने रहे। मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस थाने में 4 मई की जब ये घटना हुई थी और 18 को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं उसकी जांच करके और वैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे, अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। जब शासन सोता है तो इंसानियत जागती है। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। सरकार नहीं जागी तो महिलाओं ने उठी, खड़ी हुई और उनका जमीर जागा। बर्बरता के मुख्य अभियुक्त का घर जलाया गया। महिलाओं ने कानून हाथ में लिया, क्योंकि जब जुल्म हो रहा हो तो वो सो रहा था, कानून जब सो रहा था तो अब महिलाओं को जागना पड़ा। मई के महीने में वारदात हुई, लेकिन पुलिस का पहला एक्शन कब हुआ? एफआईआर कब लिखी गई? इसमें क्या लिखा गया? ये सब आपको ग्राफिक के जरिए आज मैं बताऊंगा, बताने ही वाला हूं। अभी ध्यान से देखते रहिएगा इसको पूरा। वारदात के 14 दिन बाद यानी 18 मई को साइकुल पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज हुई। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में होता है तो 0 एफआईआर दर्ज होती है। मैताई संगठन से जुड़े 900 से करीब 1000 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई। साइकुल थाने के एसएचओ कहते हैं कि पुलिस ने महिलाओं को बचाकर गाड़ी में बिठा लिया था, कहीं से बचाकर बिठा लिया था, लेकिन भीड़ हावी हो गई, पुलिस पर भी हावी हो गई और उन महिलाओं को गाड़ी से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस साथ ही थी। मतलब 0 एफआईआर में रेप, मर्डर, किडनैपिंग का जिक्र है। यह भी बताया गया कि आरोपियों के पास हथियार थे और वो भी असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक। यह प्रोहिबिटेड वेपन होता है, कहां से आया उनके पास? वो पुलिसकर्मी जिनके सामने ये हिंसा का तांडव हुआ, अपराध का नंगा नाच हुआ, वो पुलिस की वर्दी के योग्य नहीं है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे पुलिसकर्मी इस प्रकार के प्रमाद का। पुलिस विभाग में यह परंपरा और नियमावली भी है कि अगर ऐसे अफसरों पर किसी ने प्रमाद या कायरता दिखाई तो उसका डिसमिसल होना चाहिए। मेरी संस्तुति होगी कि पूरा थाना निलंबित होना चाहिए। जिनकी अभिरक्षा से महिलाओं को खींच करके ले गई भीड़, और भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? 900 लोगों की भीड़ या अकस्मात तो इकट्ठा नहीं होती है। थाने से आकर के उन्होंने महिलाओं को खींच करके ले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मूक दर्शक ही नहीं बनी रही, उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको बल प्रयोग करना चाहिए था। कोई भी परिस्थिति हो, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक और विभागीय कार्रवाई हो। गुस्सा पूरे देश में है। सरकार और पुलिस वालों को इस गुस्से से बचना मुश्किल हो रहा है। दुख की बात क्या है कि 0 एफआईआर पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ।
क्राइम हुआ, 0 एफआईआर दर्ज की गई, पर उस पर एक्शन नहीं हुआ। हिंसा होती रही, सिस्टम सोता रहा। बाद में थौबाल जिले के एक और थाने में एफआईआर दर्ज हुई 19 जून को, वो भी 0 एफआईआर। मेन एफआईआर में उसको बाद में कन्वर्ट किया गया। इसमें लिखा गया, भीड़ ने घरों में आग लगा दी, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े सब कुछ लूट लिए, तोड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दी। यानी पूरी हिंसा चल रही थी। जान बचाने के लिए 3 महिलाएं खेतों की तरफ भागी जब ये हिंसा हो रही थी, अपनी जान बचा के। 2 लोग भी उनके साथ थे, कुल 5 लोग थे। सभी को पुलिस ने बचा भी लिया, जाके देखा कि लोग घर जला रहे हैं, बचाओ इनको। लेकिन भीड़ उग्र थी, वो पुलिस से भी नहीं डरी, वो पुलिस के रास्ते में आ गई। एक शख्स को पुलिस के सामने भीड़ ने पीट पीट के मार डाला। 21 साल की एक महिला के, मैं बोल नहीं सकता कि क्या किया गया, कपड़े उतरवाए गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 2 और महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक लड़का अपनी बहन की जान बचाने आया तो उसकी वहीं हत्या कर दी गई। ये सब एफआईआर में लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं। यही एफआईआर में आज पढ़ रहा था जब मुझे तकलीफ हो रही थी। एक भाई अपनी बहन की आबरू बचाने आता है और उसको भीड़ मार देती है, और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होता है। चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कल। उन्होंने ये बोला है कि ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हैं और ये इसलिए इंटरनेट बैन है। अगर वाकई में अगर उनके बात में कुछ सच्चाई है और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस है तो ये बहुत चिंताजनक वाली बात है। अगर हम केसेस देखें, रुवांडा, सर्बिया, जहां पे भी सिविल वॉर हुए हैं, महिलाएं उनके फर्स्ट विक्टिम रही है। कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले, मेरी 25 साल की पत्रकारिता में दोनों से मेरा पाला बखूबी पड़ा है, खूब पड़ा है। मैंने 2.5 दशक के इस अतीत में ऐसा बहुत कुछ देखा है जिसने मेरे जीवन पर बड़ा असर छोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो मैंने आज जो देखा, जो तस्वीरें देखी, मैं मणिपुर की हॉरर फाइल्स का सच दिखाना चाहता हूं, जो मणिपुर से दूर दिल्ली में बैठकर समझा नहीं जा सकता। थोड़ी देर पहले मैंने BL बोरा साहब हैं, उनका इंटरव्यू किया। बोरा साहब मणिपुर के DGP रह चुके हैं। काफ़ी बातें की मैंने आज उनसे। वो मणिपुर की नस नस से वाकिफ़ हैं। मेरे इंटरव्यू में बोरा साहब ने जो खुलासे किए, यकीन मानिए वो सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बोरा साहब से मेरा सीधा सवाल था कि मणिपुर में महिलाओं के लिए इतना खतरनाक राज्य है क्या वो, कि ऐसा पहले भी होता था? जब मैंने इस सवाल पूछा तो उनके जवाब आंखें खोल देने वाले थे। बोरा साहब, जब आप मणिपुर में काम करते रहे हैं तब भी क्या इस तरह की कोई घटना हुई या आपको याद हो जब महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उन समाज में, उन कम्युनिटीज में तो औरतों की बड़ी इज्जत की जाती है। आप माने तो मैतीज की अगर हम बात करें, वहाँ 3 मेन कम्युनिटीज हैं, कुकीज, मैतीज और नागास। तो मैतीज में तो एक औरतों का बड़ा भारी संगठन है और बड़े टाइम से, दशकों से चला आ रहा है वो, जिसमें कि वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हैं कि वो जब एजिटेशन करती हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। आपको जगदीश जी हैरानी होगी सुन के शायद कि वहां पे एक मार्केट है, ईमा मार्केट, वहां सिर्फ औरतें ही शॉपकीपर्स हैं। तो औरतों का तो बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। और भी कई बातें उनके स्टेटस के बारे में। वोरा साहब ये भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता था मणिपुर में, और कम्युनिटीज जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उन्होंने तो अपनी अलग अलग जो है वो एक्टिव एक तरह से बाजार तक बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी इस तरह की नफरत वहां नहीं फैली थी जो आज है। अभी तक इस नफरत और हिंसा के पीछे जो वजह हम समझ पाए हैं वो थी मैताई समुदाय को मणिपुर हाई कोर्ट से ST लिस्ट में शामिल करना, रिकमेंडेशन थी ये। इसके बाद मैताई और कुकी कम्युनिटी में क्लैश हो गया, ये 2 समुदाय हैं। तीसरी वहां नागा कम्युनिटी है। लेकिन मेरे इंटरव्यू में VL बोरा साहब ने ये बताया कि हिंसा के 2 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे। आप जरा सुनिए, बोरा साहब बड़ा विस्तार से बता रहे थे मुझे। 2 और इश्यूज हुए म्यांमार में। जो वहाँ के लोग हैं वो कुकी से एकिन हैं, एथनिक
एथनिकली उनसे मिलते जुलते हैं। तो म्यांमार में जब हालात बिगड़े तो बड़े लोग वहां से रोहिंग्याज और अदर्स वो बॉर्डर पार करके इधर आ गए। बॉर्डर बड़ा लंबा है म्यांमार के साथ, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, पोरस बॉर्डर है। तो कुकीज ने उनको शरण दे दी, अपने पास रखा, उनको बसा दिया, कई गांव उनके लिए बसा दिए। सरकार को जब ये पता चला कि वो लोग आके यहाँ रह रहे हैं तो सरकार ने कहा कि हम उनका सर्वे करेंगे, और अगर ये रिफ्यूजीज हैं, बाहर से आए हैं, इनको हम शेल्टर देंगे, रिलीफ कैंप में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, ध्यान करेंगे, और जब हालात ठीक होंगे तो हम इनको वापस भेज देंगे। ये बात कुकी लोगों को रास नहीं आई। दूसरा, वहां पे एक फॉरेस्ट लैंड है काफी, जिसमें कुछ विलेजेस बना रखे थे कुकी लोगों ने, और फॉरेस्ट लैंड में, रिजर्व लैंड में गांव होते नहीं, हैबिटेशन नहीं हो सकता, वो सरकार ने कुछ गिरा दिए, तो उससे भड़क गए वो। वीएल वोरा साहब मणिपुर या त्रिपुरा में ही नहीं, देश के और कई ऐसे राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जहां पर आतंकवाद, उग्रवाद पनपा। लेकिन मणिपुर की हिंसा सिर्फ दो कम्युनिटीज के क्लैश तक नहीं है। मणिपुर की हिंसा ने भारत की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीएल वोरा को आप जब सुनेंगे इस पर बोलते हुए तो आपको खुद समझ आएगा। जैसे मैंने समझा, आप भी समझिए। एक और चीज ने बड़ा कॉम्प्लिकेट किया मामला जगदीश जी, हालात बिगाड़े, वो हथियार। पुलिस की जो होती है, क्वार्टर गार्ड वगैरह जो होती है, आर्मरी जो होती है, वहां से 4500 हथियार जो हैं वो चले गए, असम राइफल्स के भी चले गए। और एक एलिगेशन ये है कि कुछ तो लूटे गए, बाकी अफसरों में डिवीजन हो गया। मैती लोगों की बात सुनते हैं, कम्युनिटीज की हेल्प करते हैं, कुकीज उनकी करते हैं। तो जो कुकीज और मैती अफसर थे, उन्होंने भी अपनी अपनी कम्युनिटीज को बड़े हथियार पकड़ा दिए। देखिए, मैं इंसर्जेंसी एरियाज में बहुत रहा हूँ जी, पंजाब में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ, मणिपुर में रहा हूँ, त्रिपुरा में रहा हूँ। 20 हथियार भी बड़े होते हैं हैवक क्रिएट करने के लिए, मुसीबत डालने के लिए फोर्सेस पर, और 4500 हथियार, माइंड बॉगलिंग। 1000 के करीब वापिस आए हैं, न जाने कितने बॉर्डर के पार चले गए होंगे, न जाने कितने दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चले गए होंगे, न जाने कितने बिके होंगे। और बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं ये, उनको वापस लेना आसान नहीं है। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पास है, म्यांमार इस तरफ है, कई लोग बांग्लादेश तक चले जाते हैं। गजब है। सरकारी हथियार कैसे इन लोगों तक पहुंच सकते हैं? अपने आप में मुझे लगता है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार जो हथियार देती है वो क्या इस तरह की हिंसा के लिए इस्तेमाल होने के लिए देती है? मुझे लगता है इससे बड़ी जांच ही नहीं हो सकती कोई। और ये हिंसा में अब दोबारा हुआ तो हम ये पूरी जांच खुद करेंगे वह जाके। पब्लिक इंटरेस्ट में हम सवाल और समस्या ही नहीं उठाते हैं, समाधान की बात भी करते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद अब क्या फैसले होने चाहिए, क्या चेंज होने चाहिए, इस पर भी सवाल मैंने पूछा। मैं छोड़ ही नहीं सकता था ये सवाल, बिना पूछे रह ही नहीं सकता। बड़ी जरूरत है पुलिस को रिस्ट्रक्चर किया जाए। एक और जरूरत यह है कि कम्युनिटीज में आपस में सौहार्द हो। तो मैं समझता हूं कि स्ट्रांग मेजर्स की जरूरत है। अब उसमें मैंने तो सुझाव दे ही दिया कि एक्शन हो, बाहर से अफसरों को भेजा जाए। बड़े ऐसे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में नौकरी की है, IAS के, IPS के और कई सर्विसेज के लोग हैं, उनको कंसल्ट किया जाए। मैं खुद पुलिस परिवार से हूं, आपसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आपको ये लग रहा होगा कोई भी आलोचना कर देता है पुलिस की। मेरे पिताजी खुद पुलिस में थे। पुलिस बैकग्राउंड के होने के कारण मेरा सीधा कहना है, अगर पुलिस मासूम जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकती, मुझे लगता है उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। ये भी उतने ही दोषी हैं जितना गुनाह करने वाला। पब्लिक इंटरेस्ट में अब मणिपुर से मैं हटूंगा नहीं, ये वादा है आपसे। जरूरत पड़ी तो मणिपुर ग्राउंड जीरो पर भी जाऊंगा, ये भरोसा दिला रहा हूं आज आपको, याद रखिएगा। एक और बड़ी खबर, अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। यह दूसरी भी बुरी खबर ही है। वही चीते जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे, यानी भारत आए थे।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा गया था। 10 महीने में 8 चीते मर गए। ये 8 चीते क्यों मरे? ये हमारे देश को, गौरव को धक्का देने वाली बात नहीं है, हमारे प्राइड को धक्का लगाने वाली बात नहीं है। केंद्र सरकार के प्रयासों से चीते भारत आए थे। जब चीते आए थे तो तस्वीरें आपने टीवी पर देखी थी, प्रधानमंत्री खुद भी गए थे। चीतों को लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था, यानी सबका ही प्रयास था, कि हिंदुस्तान वाइल्ड लाइफ की दुनिया में नया कीर्तिमान बनाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको यह बताना जरूरी है कि किस पट्टे के कारण इस कीर्तिमान को लगा बट्टा, यानी पट्टा जो गले में डालते हैं, उस पट्टे, उस पे बाद में आएंगे। अब जरा अगले फैक्ट्स पे गौर कीजिए। यहां तथ्य और सत्य की बात होती है। तारीख 17 सितंबर 2022, जगह कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों ने कूनो नेशनल पार्क में छलांग लगा दी। हिंदुस्तान की धरती पर चीतों ने 75 साल बाद पांव रखे थे। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल था। प्रोजेक्ट चीता पर बरसों से काम कर रहे देश के लिए यह खुशी की बात थी, लिहाजा जश्न भी हुआ और एमपी का श्योपुर नेचर लवर्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन जिन चीतों को हम धूमधाम से लेकर आए थे, वो अब एक एक कर मरते जा रहे हैं। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। भारत में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। साउथ अफ्रीका से 12 चीते मंगवाए गए। इन चीतों ने 4 शावकों को जन्म दिया, मतलब कुल मिलाकर हुए 24 चीते। इनमें से 8 चीते 4 महीने से भी कम समय में दम तोड़ चुके हैं। बेजुबान है, लेकिन बेजुबान अचानक इनकी मौत क्यों होने लगी? क्या भारत की आबो हवा इन्हें सूट नहीं कर रही, वो इनकी दुश्मन हो गई है, या इनकी देखरेख में कोई कसर रह रही है? यही 2 सवाल आपके मन में भी बड़े आ रहे होंगे, जो मेरे मन में आए ये करते हुए। चीतों की मौत पर पूरी पड़ताल इसीलिए करना जरूरी हो गया। पहले ये देख लीजिए कि चीतों की मौत कब कब हुई। 26 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई साशा की किडनी में इंफेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। 23 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से लाए गए उदय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। 9 मई को दक्षा थी, उसकी जो है मेंटेनेंस के दौरान झगड़े में मौत हो गई। 23 मई को एक शावक की मौत हो गई। 4 शावक भी हुए थे इनसे। वजह बताई गई कि डिहाइड्रेशन हो गया, उस वजह से कमजोरी भी लग रही थी। 25 मई को 2 और शावकों की मौत हो गई, यानी छोटे छोटे थे वो। बताया गया है कि लू लग गई। 11 जुलाई को तेजस नाम के चीते की मौत हो गई। इसे आपसी झगड़े का नतीजा बताया गया। 14 जुलाई को सूरज नाम के चीते की मौत हो गई। इसकी गर्दन में घाव मिला, यहां पर घाव था इनके। ये चीते सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भारत लाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीतों पर सियासत की बात उठाई और जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, चीतों के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लांछन लगाना हमारे यहाँ तुरंत लीडर लोग शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा इन पे मत करो, रुको भाई, ये बेजुबानों पे मत करो पॉलिटिक्स। कूनो से कुछ चीते राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार किया जाने लगा। भी यहाँ दिक्कत है वेदर की, तो वहाँ ना शिफ्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते, क्योंकि चीते तो बचा नहीं है, यहाँ सूट नहीं कर रहा वेदर, तो वहाँ भेज दीजिए। राजस्थान में विपक्षी दल की सत्ता है, यानी कांग्रेस की सत्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर विचार ना करें। इस पर केंद्र सरकार का जवाब आना अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी चिंता व्यक्त करी। उन्होंने केंद्र सरकार से मौत का कारण पूछा और ये ऑब्जर्व भी करा कि उनके गले में जो पट्टे पहनाए गए हैं, जो स्ट्रैप पहनाए गए हैं, कहीं उनकी वजह से तो उनकी मौत नहीं हो रही। जिसपे केंद्र सरकार ने ये कहा कि उनकी जो मौत के कारण है वो हर मौत का अलग कारण है और उन कारणों को वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा बताएंगे कि किस चीते की मौत किस वजह से हुई है और मामले की सुनवाई अब 1 अगस्त को करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, वाइल्ड लाइफ की थ्योरी दी, मतलब जो पूरा बताते हैं। कहा
कि जब हम एक देश से दूसरे देश में चीते लाए जाते हैं या लाते हैं तो उनके बचने की उम्मीद 50% रहती है, यानी 50% कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं। 8 चीतों की मौत की वजह भी बता दी गई। अब ये बताता हूं मैं आपको कि चीतों को देश में लाने पर खर्च कितना हुआ था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि प्रोजेक्ट चीता के लिए कुल 96 करोड़, 100 करोड़ के आसपास ही मान लीजिए, 96 करोड़ आवंटित किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है वो समर्थन जो दिया था, इंडियन ऑयल ने 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो हमारी तेल कंपनी है 50 करोड़ रुपए दिए उसने। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते यहाँ आए भारत में, क्या हमारे देश का मौसम उनके लायक है? इस सवाल की पड़ताल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम वजह जानना चाहते हैं। अफ्रीकन चीते के लिए ये नेचुरल हैबिटेट नहीं, रहवास जो है वो नेचुरल नहीं है और मौसम भी अनुकूल नहीं है, वहाँ ह्यूमिड मौसम है। तो ये कॉलर से जो इन्फेक्शन हुए हैं ये उसकी वजह वो भी एक बहुत तेज भागता है, तो वो रगड़ वगैरह लग के उसमें इस तरह के जख्म होने के संभावना रहती है। किसी भी प्रजाति को सरवाइव करने के लिए 2-5 महीने या साल नहीं, इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं, कई शताब्दियां लग जाती हैं। जो कुनू प्रोजेक्ट है ये इलॉइन के लिए प्रस्तावित था क्योंकि वहाँ पे लॉइन जो है रह चुका था। तो ऐसा नहीं होता है कि टाइगर बीमार पड़ता है तो कोई चेक करने जाता, उसको सारी चीज़ें क्लाइमेटली कुदरत से आती हैं। बहुत सी घास, बहुत सी पत्तियां ऐसी होती हैं जिनको टाइगर खाता है और वो ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें चीतों में भी हैं, चीतों को वो सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। दूसरा उनकी आहार श्रृंखला यहाँ ख़त्म हो गई है, तो वहाँ बड़ी पैमाने पर शाकाहारी जीव हैं। चीता जो खाता है वो घूमते रहते हैं और उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो आपको अगर एक हिरण भी पकड़ना है तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से चीता जो है एक हिरण को पकड़ पाएगा। चीतों की मौत के साथ एक और चीज चर्चा में है, उनके गले में बंधी हुई एक रेडियो कॉलर जो 2 चीतों की जान ले चुकी है। खबर है कि एक और चीता जिसका नाम पवन है, पवन नाम का चीता है, जो उसके गले में भी इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ जो मैं पट्टे की बात कर रहा था, पवन के अलावा 2 और चीते हैं, गौरव और शौर्य, बहुत शानदार नाम है। ऐसी ही बीमारी उनमें भी देखी जा रही है। तो क्या रेडियो कॉलर चीतों के लिए खतरनाक है? इस बात की भी सॉलिड इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था और हमने की भी कि ये पट्टे हैं क्या। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे मौत के पट्टे का पूरा सच छिपा है। 2 चीतों के गले में गहरे जख्म हैं। दिखा नहीं सकते लेकिन सच तो बता सकते हैं। जख्मों की वजह है ये रेडियो कॉलर। इससे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को ट्रैक किया जाता है। ये कॉलर चीतों के लिए मौत का पट्टा कैसे बना, ये बड़ा सवाल है। क्या कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही? क्या रेडियो कॉलर चीतों के लिए घातक है? कॉलर से जख्म हुए तो वक्त पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इन सवालों की जांच हो रही है और होनी भी चाहिए। जांच तो रेडियो कॉलर की भी बनती है क्योंकि चीतों की मौत के बाद रेडियो कॉलर चर्चा में है। ये रेडियो कॉलर होती क्या है, पहले ये समझिए। इससे जंगली जानवरों पर नजर रखी जाती है। ये छोटे रेडियो ट्रांसमीटर में लगा कॉलर होता है जो जानवरों की हर एक्टिविटी का डाटा इकट्ठा करता है। रेडियो कॉलर जीपीएस से लैस होती है ताकि चीते की लोकेशन का पता लगाया जा सके। रेडियो कॉलर के चर्चा में आने की एक और वजह है, दावा है कि चीतों को बाघ की कॉलर पहनाई गई थी जो गर्दन पर घाव की वजह बनी। ये घाव कैसे हो सकते हैं, इसका सच भी हमने खंगाला। सैटेलाइट बेस्ड रेडियो कॉलर्स है, इसकी बेल्ट सिंथेटिक होता है। यदि हम लेदर बेल्ट यूज करते हैं, लेदर बेल्ट में सैगिनेस हो जाता है, पानी को सोख लेता है। लेकिन सिंथेटिक बेल्ट शुरुआत में थोड़ा सा मुलायम होता है लेकिन बाद में चल के पॉलीमराइज होने के कारण वो कड़क हो जाता है, तो उससे रगड़ ज्यादा होता है जानवर को।
रेडियो कॉलर के क्या साइड इफेक्ट हैं, इसे आसान भाषा में समझिए। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। गर्दन पर घाव और सेप्टिसीमिया हो सकता है। जैसे कलाई पर लंबे समय तक घड़ी बांधने से स्टेफिलोकोकस आयरिस बैक्टीरिया बढ़ता है, जिससे सेप्टिक या मौत भी हो सकती है। तो क्या रेडियो कॉलर जानलेवा हो सकता है? इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं, जरा ये सुन लीजिए। इससे पहले भी भारत में बाघों में, तेंदुओं में और यहाँ तक कि हाथियों में भी रेडियो कॉलर लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। ये अभी एक जांच का विषय है। हमारी सरकार अभी मुस्तैद है। जिस तरह से एक वॉच रखा जा रहा है, एक पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है कूनों के क्षेत्र में। 8 चीतों की जान चली गई। अब कूनो नेशनल पार्क में मॉनिटरिंग वॉच लगेगी। ये सब पहले होता तो शायद मौत का आंकड़ा कम हो सकता था। जैसे हमारे हाथ में एक घड़ी बंधी होती है और नीचे व्हाइट कलर का निशान पड़ जाता है ना, हम लगातार बांधते हैं, बिल्कुल ये वैसा ही मसला लगता है, लेकिन इनको घाव हो रहे हैं और उससे इन्फेक्शन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कूनों में जो चीते छोड़े गए हैं उनको वही कॉलर पहना दिए गए हों जो टाइगर के लिए तैयार किए गए हों? ऐसा हो सकता है, कई बार हो जाता है, लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये वाकई गंभीर मसला है, क्योंकि चीतों की स्किन और बाघ और तेंदुए की तुलना करें तो उनकी चमड़ी से अलग होती है। चीतों के स्किन पर बाघों से ज्यादा रोए होते हैं। जैसे रोए खड़े हो जाना है, कहते हैं रोए ज्यादा होते हैं, इसलिए स्किन देर से सूखती है। उनकी स्किन देर से सूखने के चलते चीतों को इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। अगर रेडियो कॉलर बाघों के लिए बनाए गए हों तो उनका वजन भी चीतों के लिहाज से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ए का बी को पहना दिया, बी का डी को पहना दिया। अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आ चुकी है कि रेडियो कॉलर से चीतों की गर्दन छिली है, यहां से ये तय हो गया है। अब सवाल यह है कि एक्सपर्ट इसका क्या हल ढूंढते हैं और इसके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी राय हमने ली है। जानवर की जो वेट है उससे जो रेडियो कॉलर जो पहनाते हैं वो 2% से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो रेडियो कॉलर का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ एक बैटरी होता है। उसको हम किस में पैकेज करते हैं, या हम सिंथेटिक मटेरियल में पैकेज करते हैं, चूंकि बांधना पड़ता है उसे, जैसा अपना घड़ी बंधा हुआ है। ये बहुत सारे जो रेडियो कॉलर्ड इक्विपमेंट्स हैं, मतलब आज की स्थिति में भी शायद इंडिया के हिसाब से नहीं बनते। इन चीतों की मौत से जुड़े कई सवाल मेरे जहन में भी हैं और कई वजहें भी हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले चीते बहुत तनाव में रहते हैं। जब हम भी अपना घर बदलते हैं तो थोड़े हालात अलग होते हैं, उसी तरह से इनकी हालत होती है। चीतों पर माहौल बदलने का असर होता है। इंसान की तरह ही है ना, आखिर है जानवर लेकिन इंसान की तरह ही है। तनाव में चीते शिकार नहीं कर पाते, ब्रीडिंग भी नहीं होती, ऐसे में उनकी मौत हो सकती है। पता नहीं होता ना शिकार कहाँ है। कूनों की परिस्थितियां अफ्रीकन चीतों के लिए मुफीद हैं, वो अपने यूज टू हैं उनके, लेकिन अगर बदलने का फर्क चीतों पर पड़ा, यानी जो बदला है उनका माहौल बदला है, वहां की बजाय यहाँ पे जगह बदली है, इसका जवाब भी हमने ढूंढने की कोशिश की। कोई सवाल नहीं छोड़ा, हर एक्सपर्ट के पास गए हम। अंदर भी जो चीतों के बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसको कहना चाहिए मृत्यु दर, वो करीब 80% की है। मतलब जंगल में, वन के अंदर 10 में से 8 शावक वयस्क हो ही नहीं पाते, वो उनके जीवन का अंत हो जाता है। और उसी तरह जो चीते हैं वयस्क होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है करीब 50% का ही है, यानी कि 2 में से 1 चीता ही बचता है। चीतों को एक जगह से दूसरी जगह बसाना आसान नहीं होता और उन्हें बचाना उससे भी बड़ा चैलेंज है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि चीतों को शेर और बाघ के मुकाबले बीमारियां जल्दी लगती हैं। वो अपने आसपास का जो माहौल होता है उसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये वो बातें हैं जो सबको पहले से पता थी। इसके बावजूद अगर चीतों की मौत होती है तो ये मामला वाकई संवेदनशील है। मेरे जैसे आदमी को ना पता हो तो अलग बात है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं या जो इनसे डील करते हैं उन्हें तो पता होनी चाहिए ये बातें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपसे मैंने वादा किया था, आपसे जुड़ा मुद्दा चाहे कोई भी हो, मैं उसे उठाता रहूंगा और ये कभी अंत नहीं होगा। मैं जब तक इस मंच पर हूं उठाता रहूंगा और मुद्दों को कभी भूलने भी नहीं दूंगा। ये बड़ी बात थी दूसरी कि भूलने भी नहीं देना है।
याद है कि 48 घंटे पहले भारतीय रेल की एक मैंने खबर बताई थी आपको, इलाहाबाद वाली, जज साहब परेशान हो गए थे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उत्तर रेलवे को जब उन्होंने अपनी परेशानी के कारण चिट्ठी टिकाई कहते हैं उसको, लिखी करारी चिट्ठी, तो उत्तर रेलवे के संबंधित अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जवाबदेही मांग ली जज साहब ने कि मैं आया, 3 घंटे ट्रेन लेट थी, आपने चाय पानी तक नहीं पूछा। लेकिन जज साहब की चिट्ठी से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा परेशान हो गए हैं आज, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को एक नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जजों को दी गई प्रोटोकॉल सुविधा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे आचरण के लिए लोग न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हैं। ये ध्यान रखा जाए कि जज प्रोटोकॉल सुविधा के आधार पर अपने लिए जो सुविधाएं हैं उनको खास ना समझने लगे, अपने आप को आम लोग ही समझे ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कुछ इस तरह की, मुझे लगता है कि गलती तो कोई नहीं की थी उन्होंने, और ठीक अपनी जगह चीफ जस्टिस ने उन्हें नसीहत देकर भी कोई गलती नहीं की। लेकिन इस पूरे केस में चिट्ठी विट्ठी की दुनिया में हमें पब्लिक इंटरेस्ट की खबर दिखाने का मौका मिला, इसलिए शुक्रिया, क्योंकि मैंने आपको ना वो सारी लखनऊ से, राजस्थान से, फरीदाबाद से जो परेशान लोग होते थे ट्रेनों के कारण, वो सब मैंने समस्या दिखा दी। इसलिए जज साहब शुक्रिया, चिट्ठियां जो भी रही, लेकिन लोगों की समस्या आपको मैं बता गया और लोग खुश हैं इससे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब कमेंट्स का वक्त हो गया है। आपको भी इंतजार रहता है, मेरे को भी रहता है, ढेरों कमेंट्स आते हैं, कुछ हम छांट लेते हैं क्योंकि समय की किल्लत रहती है, लेकिन शो में कुछ ही हम दिखा देते हैं। हैट्स ऑफ जोगिंदर पटियाल, ये आरबी साहब लिख रहे हैं। आरबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ जोगिंदर पटियाल जी, टू शो द क्लियर पिक्चर ऑफ आवर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आरबी जी ऐसे ही बने रहिए, हम समस्या उठाते रहेंगे। ब्रजेश जी क्या लिखते हैं? ब्रजेश जी कहते हैं सीएम सोरेन साहब, अरे वीरेन साहब, आज आपने वीडियो देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जबकि आपके प्रदेश की मणिपुर में तो पिछले 2-3 दिनों से, महीने से यही हालात चल रहे हैं, अब तक जो सो रहे थे। फिर क्या सरकार की कोई साजिश हुई? चिंता ना करिए, हम जगाते रहेंगे। ब्रजेश जी शुक्रिया। सरफराज खान क्या लिखते हैं? कहाँ गई वो पत्रकारिता जिसने एक निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी पूरी सरकार उखाड़कर फेंक दी थी? कहीं नहीं गई, यही हैं, हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, पब्लिक के साथ खड़े हैं, आपके हित के लिए खड़े हैं। शुक्रिया। यह है जगदीश सी मोंगा जी क्या लिखते हैं? मोंगा साहब लिखते हैं कुदोस जोगिंदर पटियाल टू हाई। इतना ज़्यादा मत लिखिए, कंडीशन एंड स्कूल डिफिकल्टी, वो लोगों को ऐसे लगेगा कि कहीं मैं स्पॉन्सर्ड तो नहीं मंगवा लेता हूँ। भैया इतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, आप अपने मुद्दे और समस्याएं रखिए, वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए जगदीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे हटने को दिल नहीं करता, लगता है ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दें, क्योंकि इनको भी इंतज़ार रहता होगा, स्क्रीन लगा के देखते होंगे। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए ब्रेक से आने के बाद मुझे लगा कि आज बहुत चीतों वाले भी मन दुखाने वाली खबर थी, और मणिपुर का तो मतलब सारा दिन ही मन दुखी रहा। तो मैं आशावादी होने के नाते मुझे लगा यार एक अच्छी सी खबर आज देखनी चाहिए, जो लोग देखकर एक बार मज़ा आ जाए, ये जो स्ट्रेस है उनका निकल जाए। तो मैं एक ना पुणे के टमाटर वाले किसान हैं, टमाटर आजकल आपकी सबकी रसोई में टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, लेकिन इनके घर में भी टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि पैसे खूब आ रहे हैं। 3 करोड़ के करीब कमा लिया इन्होंने, 12 एकड़ की फसल से पहले नुकसान हुआ था, अब इनकी चांदी हो गई है। मैं ये ज़्यादा चीज़ें बताने वाला नहीं आपको, क्योंकि अब मैं आपको मिलूँगा 9 बजे सोमवार को, क्योंकि 5 दिन है मेरा पब्लिक इंटरेस्ट का, जो आपका टाइम है, ये 5 दिन होगा, सोमवार से शुक्रवार। तो अब मेरी मुलाकात शनिवार इतवार के बाद होने वाली है आपसे। अब मैं जब आप ये खबर देखोगे ना टमाटर वाली, मैं उसके बाद आपको नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको 9 बजे सोमवार। तो आप ये खबर देखिए और अच्छे लोग, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पब्लिक इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाइए। साथ ही ये दुआ कीजिए कि ये सारा संसार सुखी रहे, हम लोग सुखी रहे, इस तरह ही सबके घर की रोजी रोटी चलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, और अब मैं आपसे मिलूंगा सोमवार, तीसरी बार बता रहा हूँ, और बहुत सारी खबरों के साथ, क्योंकि ये आपके हक की, आपके सच की, आपके हित की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है, लेकिन पुणे में किसान के घर लक्ष्मी
टमाटर पर सवार होकर आई है। इस चमचमाते घर और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे टमाटर की ही महिमा है। ये पुणे के ईश्वर गायकर हैं, जो नार तहसील के पचघर गांव में टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर के चढ़ते भाव ने आपकी थाली भले ही बेस्वाद कर दी हो, लेकिन ईश्वर के लिए ये ईश्वर का वरदान बन गई। टमाटर की खेती से ईश्वर का नाता बरसों पुराना है। साल 2005 से खेती कर रहे हैं। कभी नफा हुआ तो कभी नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बार तो टमाटर ने सीधे जैकपॉट लगा दिया। इधर ईश्वर के खेत से टमाटर निकलते हैं, उधर दौलत बरसने लगती है। सिर्फ 1 महीने में टमाटर बेचकर ईश्वर लगभग 3 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुके हैं। मई में जब टमाटर के भाव गिरे थे, तब नुकसान ईश्वर को भी हुआ था, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। 12 एकड़ में लगी फसल के पीछे जान लगा दी। मेहनत को किसान का भी साथ मिल गया। टमाटर के भाव चढ़ने लगे। जो क्रेट पहले पौने 800 में बिक रहे थे, उसके लिए 2350 का भाव मिलने लगा। इसके अलावा टमाटर के 4000 क्रेट पास में भी हैं, मतलब कमाई का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है।